हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। सनसेट साइन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर साइन देखने को मिलता है और साइन कौन सा है? सनसेट साइन। कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? पाइलोरिक स्टेनोसिस, हाइड्रोसिफेलस, टेट्रालॉजी ऑफ फैलट या फिर सीजर। कौन सी कंडीशन में सनसेट साइन आपको देखने को मिलेगा? पाइलोरिक स्टेनोसिस, हाइड्रोसिफिलस, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट या फिर सीजर। तो देखिए यहाँ अपना जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा हाइड्रोसिफिलस। ठीक है, हाइड्रोसिफिलस के अंदर क्या होता है? ये साइन हमें देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं सन सेटिंग साइन या फिर सनसेट साइन। ठीक है, अब देखो हाइड्रोसिफिलस क्या होता है। हाइड्रोसिफिलस का मतलब होता है कि एक्सेसिव सीएसएफ इन ब्रेन ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन या फिर डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ इज कॉल्ड हाइड्रोसिफिलस। सिफिलिस का मतलब क्या होता है? ब्रेन। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? फ्लूइड, पानी। ठीक है, अब ब्रेन में पानी मतलब क्या? सीएसएफ। ठीक है, उसका एक्यूमुलेशन होना, या तो वो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है या फिर उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है? एक्यूमुलेशन होगा और ब्रेन का आईसीपी वगैरह बढ़ेगा, ब्रेन का डायमीटर बढ़ेगा। यहाँ पे इसे हम बोलते हैं हाइड्रोसिफिलस। दो टाइप के होते हैं मेनली ये। फर्स्ट वन होता है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस। सेकेंड वन होता है ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफिलस। तो देखिए कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस का मतलब क्या होता है कि एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ एंड डिक्रीज हो रहा है क्या? एब्जॉर्प्शन में। तो क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली सीएसएफ बढ़ रहा है ब्रेन के अंदर, तो ये तो होता होगा कम्युनिकेट। मतलब देखिए ये क्या है, यहाँ पे फोरामेन है, ये वेंट्रिकल से जुड़ जुड़ रखा है। ठीक है, यहाँ पे वेंट्रिकल है और ये यहाँ पे भी क्या है? वेंट्रिकल है। और इसमें सपोज फोरामेन ऑफ लुस्का की हम बात करते हैं, तो ये क्या है अपना? फोरामेन ऑफ लस्का। अब अगर ये तो क्या है? कम्युनिकेटिंग है, मतलब ये वाला फोरामेन, ये वाला वेंट्रिकल इस वेंट्रिकल के कम्युनिकेट है ना। अब अगर इनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो इसे हम बोलेंगे नॉन कम्युनिकेटिंग या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफिलस। ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफिलस क्या कैसे होता है? ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ सीएसएफ फ्लो। ठीक है, दोनों टाइप के आपको हाइड्रोसिफिलस समझ में आ गए होंगे। तो अब देख लेते हैं सबसे पहले कि सीएसएफ का फ्लो होता है कैसा है ब्रेन में। इससे भी दो तीन एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ सीएसएफ। सबसे पहले प्रोडक्शन कहां से होता है? एमसीक्यू नंबर 1, वो होता है कोरोइड प्लेक्सस से। कोरोइड प्लेक्सस से क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। अब ये प्रोडक्शन होने के बाद में सबसे पहले कहां जाता है? लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल में जाने के बाद में ये जाता है कहां पे? थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के बीच में ये जो फोरामेन रहता है इसको अपन क्या बोलते हैं? इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन। अब ये देखिए थर्ड वेंट्रिकल से कन्वर्ट होगा किसमें? जाएगा किसमें? फोर्थ वेंट्रिकल में।
तो यहाँ पे जो फोरामेन होगा इसको अपन क्या बोलते हैं, सेरेब्रल एक्विडक्ट। अब देखिए फोर्थ वेंट्रिकल से ये सीएसएफ कहाँ पे जाता है, सब एरेक्नोइड स्पेस में। और यहाँ पे इनके बीच में जो फोरामेन देखने को मिलता है इसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ लुस्का। या फिर दूसरा कौन सा होता है, मैगेंडी। अब नेक्स्ट अपना एमसीक्यू कहाँ पे होता है, सब एरेक्नोइड स्पेस में इसका क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, सब एरेक्नोइड स्पेस में। प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा था, कोरोइड प्लेक्सस के अंदर। अब सब एरेक्नोइड स्पेस से कहाँ पे जाएगा, सब एरेक्नोइड विली के अंदर। यहां से जाएगा ये जुगुलार वेन में, जुगुलार वेन से कहाँ जाएगा, सुपीरियर वेना केवा में। सुपीरियर वेना केवा से कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम में। इस प्रकार से अपना क्या सीएसएफ का फ्लो रहता है। अगर इसके किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर कोई ब्लॉकेज आ गया तो इसको अपन बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफिलस। और ओवर प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन डिले हो रहा है, इसे हम बोलेंगे कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफिलस, इसके भी दो टाइप होते हैं, दो रीजन होते हैं इसके। ये भी अपन यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आगे अपन केवल साइन सिम्टम पे बात करें। तो देखिए ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपोथैलेमस में दो कंडीशन होती है। फर्स्ट वन को बोलते हैं आर्नल्ड कायरी माल फॉर्मेशन। तो आर्नल्ड कायरी के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, जो अपना सेरेबेलम मेडुला ओब्लोंगेटा सर्वाइकल रीजन होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोड्यूस होता है किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चला जाता है। तो ये फिर जो माल फॉर्मेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्नल्ड कायरी माल फॉर्मेशन। एंड सेकेंड वन जो यहाँ पे देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं डेंडी वाकर माल फॉर्मेशन। डेंडी वॉकर मॉल फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, ये हमारा जो फोरामेन ऑफ लस्का था, जो अपने को फोर्थ वेंट्रिकल से सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर अपना जो एब्जॉर्प्शन के अंदर सीएसएफ को पहुंचाता है, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, एट्रेशिया। जिसकी वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोसिफेलस होता है, क्योंकि आगे कम्युनिकेट नहीं कर पाता है सीएसएफ। अब बात करते हैं हम इसके साइन एंड सिम्टम की। तो देखिए साइन एंड सिम्टम के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो बच्चा है, बच्चे के अंदर क्या होगा, बल्जिंग होगा, क्या, फोंटानेल। इसके बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा, सन सेटिंग आइज। तो सन सेटिंग आई जब आप बच्चों की देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आई के अंदर बच्चे की स्क्लेरा, स्क्लेरा विजिबल अवर आइरिस। आइरिस के ऊपर क्या स्क्लेरा आपको दिखने को मिलेगा, जिसका आपको लगेगा कि जो आइरिस वगैरह जो अपना कोर्निया का पार्ट होता है वो अपना जैसे सूर्यास्त होता है उस प्रकार की आई बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, डिलेड क्लोजिंग इन सूचर। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, डायलेटेड स्काल्प वेन। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट साइन देखने को मिलता है, वो होता है क्या, क्रैक्ड पॉट साइन। तो क्रैक पॉट साइन भी किसका इंपॉर्टेंट फीचर है, क्लासिकल साइन होता है, वो होता है हाइड्रोसिफिलस का। इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, मैकवेन साइन। आई होप आपके सारे साइन सिम्टम्स समझ में आ रहे होंगे कि भाई क्रैक पॉट होता है किस प्रकार से होता है। क्योंकि देखो खाली घड़े को अपन जब बजाते हैं या फूटे हुए घड़े को अपन जब बजाते हैं तो वो एकदम उसकी साउंड रहता है, एकदम दबा हुआ साउंड आपको सुनने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, अगर वो बच्चा है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले
वोमिटिंग, नोजिया या फिर निस्टिगमस। एमसीक्यू बनते हैं इनसे। इसके बाद में देखिए बच्चे के अंदर लेट साइन की अगर बात करें, ये साइन कौन कौन से होते हैं? अर्ली साइन। बच्चे के अंदर अगर लेट साइन की बात करने तो क्या? हाई श्रिल क्राई। और क्या देखने को मिलेगा? सीजर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसका? टोडलर का। तो टोडलर में आपको क्या देखने को मिलेगा? लैक ऑफ एपेटाइट और हेडेक और वॉमिटिंग। और नेक्स्ट बात करते हैं ओल्डर चिल्ड्रन, ओल्डर पेशेंट की। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? अल्टर्ड एलओसी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या देखने को मिलेगा? अल्टर्ड देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो हेड सर्कमफेरेंस है उसको हमें मेजर करते रहना है, ताकि आप पता लगा सको भाई हाइड्रोसिफिलिस कितना यहाँ पे क्योर हो पाया नहीं हो पाया। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं अगर इसके ट्रीटमेंट की। देखिए इंपॉर्टेंट ड्रग होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? एसिटाजोलामाइड। तो एसिटाजोलामाइड क्या कर देगी? कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस के अंदर हमें देना होता है। ये क्या करती है? ओवर प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देगी, डिक्रीज सीएसएफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट इससे क्या एमसीक्यू आता है? कौन सी कैटेगरी की ड्रग होती है? तो ये होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ये भी एमसीक्यू बना हुआ है बहुत बार, और ऐसे ये इसका भी डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा हुआ है। ये तो बात होगी जब कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस हो तब। अगर नॉन कम्युनिकेटिंग हो तो क्या डालना पड़ेगा? वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल सेंट, वेंट्रिकुलर एट्रियल सेंट। ठीक है, तो अपन शंट डालते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफिलिस का ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करते हैं अपन? शंटिंग। शंटिंग में भी सबसे पहले प्रायोरिटी अपन किसको देते हैं? वीपी शंट को। तो क्या होता है वीपी शंट? वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। इसके अंदर अपन क्या करते हैं? लेटरल वेंट्रिकल से अपन शंट लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू इसे बनेगा, मोस्ट कॉमन यूज इसी को लेते हैं अपन, वीपी शंट को। नेक्स्ट इसके अंदर करते हैं क्या है? लेटरल वेंट्रिकल शंट डालते हैं कहाँ पे? पेरिटोनियम में। और पेरिटोनियम में क्या हो जाता है? सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन। कहाँ से डालते हैं? क्या अप्रोच रहता है? तो बिहाइंड द ईयर। सेकंड शंट की बात करें अपन तो वो कौन सा होता है? वेंट्रिकुलो एट्रियम शंट, जिसको हम बोलते हैं वी ए शंट। तो इसको कैसे काम में लेते हैं? सेम लेटरल वेंट्रिकल शंट हमने डाला, डायरेक्ट कहाँ पे गया? राइट एट्रियम में। इसका जो अप्रोच कहाँ पे रहेगा? सुपीरियर वेना केवा से शंट अपन यहाँ पे राइट एट्रियम तक पहुंचाएंगे। एंड लास्ट शंट की बात करें हम, थर्ड वन, उसको हम क्या बोलते हैं? वीवी शंट। क्या नाम होता है? वेंट्रिकुलो वेसिकल शंट। लेस कॉमनली यूज करते हैं। सेम चीज ये भी, कहाँ से? लेटरल वेंट्रिकल से कहाँ डालेंगे? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, तो शंटिंग आपने समझ लिया। ये तो था किसका? कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस का ट्रीटमेंट, और ये है अपना किसका? ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रो हाइड्रोसिफिलिस का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एमसीक्यू बनते हैं दो यहाँ से। फर्स्ट एमसीक्यू बनेगा प्री ऑपरेटिव में। तो प्री ऑपरेटिव में देखो, ऑपरेशन करने से पहले आपकी नर्सिंग केयर क्या रहेगी? चेंज द पोजिशन, चेंज द पोजिशन
फ्रिक्वेंटली। ठीक है, पेशेंट की, बच्चे की अपन क्या करेंगे, पोजीशन चेंज करते रहेंगे ताकि क्या ना हो, बेड शोर ना हो उसको। ठीक है, बच्चे का जो हेड रहता है वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है ना, अगर प्रेशर लगेगा एक साइड में, हेड की साइड में, तो वहाँ पे बेड शोर, प्रेशर शोर होने की वहाँ पे संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए हमें क्या करना है, चेंज करनी है पोजीशन को। सेकेंडली अपन क्या करना है, हेड को एलिवेट करके रखना है, जिससे कि क्या हो, इंट्रा सेरेब्रल प्रेशर है जो है मेंटेन रहेगा, इंक्रीज होने से प्रिवेंट करेगा, आईसीपी बढ़ाने से प्रिवेंट करेगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू बनेगा, वो बनेगा पोस्ट ऑपरेटिव से, कि पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर आपको क्या केयर देनी है। पोजीशन, तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या रहेगा अपना, साइड ऑन अनऑपरेटेड साइड एंड हेड एलिवेटेड। हेड एलिवेटेड कुछ कुछ जगह पे अपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आईसीपी नॉर्मल है तो हेड को एलिवेशन रखने की यहाँ पे जरूरत हमें नहीं है, आराम से नॉर्मल बेड पे लेटा सकते हैं। मगर अगर आईसीपी से बचाना है तो हेड को एलिवेट करके अपन रख सकते हैं। ठीक है, बट उसका भी यहाँ पे रहता है, कितना रहता है, 15 टू लेके 20 डिग्री तक अपन क्या कर सकते हैं, हेड को एलिवेट करके रख सकते हैं यहाँ पे। इससे ज़्यादा हमें नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि रैपिडली अगर सीएसएफ बाहर निकलेगा, ठीक है, जो एक्सेस सीएसएफ बाहर निकलेगा तो उससे डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम होने के यहाँ से चांसेस बन जाते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जा सकता है। और कभी भी आईसीपी अगर बढ़ा हुआ पेशेंट का, तो उसको आप लंबर पंक्चर वहां पे क्या रहेगा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। क्यों रहेगा, क्योंकि ये क्या कर सकता है, ब्रेन हर्निएशन। इसलिए आईसीपी बढ़े हुए पेशेंट का अपन क्या नहीं करते, लंबर पंक्चर हम परफॉर्म नहीं करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी इन मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रेफर्स टू। इसे हम क्या कहेंगे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, वैलिडिटी, एनालिसिस, अप्रोप्रिएबिलिटी या फिर रिलायबिलिटी। मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को हम क्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ हमारा जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा क्या, रिलायबिलिटी। ठीक है, वो कितना रिलायबल है कंसिस्टेंसी के साथ काम करने में और एक्यूरेसी के साथ में काम करने के लिए, उसे हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। ठीक है, सपोज हमने किसी को काम करने के लिए कहा और उसने वो काम कर दिया। ठीक है, ए वर्क का, कोई ए पर्सन था, उसको हमने कहा कि आपको पानी साफ करना है। ठीक है, सपोज एग्जांपल, पानी अगर फर्श पे फैला हुआ है उसको साफ करना है। सपोज ए कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट से हम फर्श, अपन फ्लोरिंग कर रहे हैं, मोपिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसने वो काम तो कर दिया, इसको हम बोलते हैं कि भाई उसने अपना काम जो जो जिस चीज़ के लिए वो बनाया गया था वो उसने अपना काम पूरा कर दिया। दूसरा देखो, इसके सिमिलर वर्ड होता है, वो होता है वैलिडिटी, कि व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर, कि जिसको जिस चीज़ के लिए बनाया गया है वो उसी के लिए वही काम कर पा रहा है, उसको अपन बोलते हैं वैलिडिटी, वो उसके लिए कितना वैलिड है। ठीक है, इसलिए अपना यहाँ पे वैलिडिटी का आंसर करेक्ट नहीं जाएगा, क्या आंसर करेक्ट जाएगा, रिलायबल। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे कितना रिलायबल तरीके से एक्यूरेसी के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा है, ठीक है, वो अपन देखते हैं, तो वो होता है क्या, रिलायबिलिटी। आंसर क्या रहेगा अपना यहाँ पे, रिलायबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ही यहाँ पे डेफिनेशन में डिफरेंस है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के। रिलायबिलिटी की डेफिनेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, कि इंस्ट्रूमेंट मेजर फॉर विच इट इज डिजाइंड टू मेजर। डिजाइन टू मेजर, मेजर पे आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट देखिए, वैलिडिटी की अगर डेफिनेशन अगर आपके एग्जाम में आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट मेजर व्हाट इट इज
इंटेंडेड टू मेजर। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या वर्ड यूज में लिया, इंटेंडेड, और यहाँ पे हमने क्या लिया, डिजाइन्ड टू मेजर। ठीक है, यही इसके अंदर मेजर डिफरेंस है। ठीक है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन, उसको हम क्या कहते हैं, एनालिसिस करना। नेक्स्ट देखिए एप्रोबेबिलिटी, यहाँ पे कुछ ऐसा कोई वर्ड यहाँ पे रिसर्च के अंदर नहीं देखने को मिलता है, मेनली 3 वर्ड आपके काम के हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द टर्मिनोलॉजी यूज टू एक्सप्लेन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट रिक्रूट टू पार्टिसिपेट इन ए स्टडी, recruited to participate in a study decline during the course of the project, इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या टर्मिनोलॉजी है, मतलब क्या हुआ, हमने 100 पर्सन्स को लिया, उन पे हमने क्या करना है, रिसर्च करना है। ठीक है, किसी कोर्स के लिए, ये हमारा कोर्स था और कोर्स के लिए हमने क्या किया, 100 यहाँ पे लोगों को जमा किया। बट ये जो रिक्रूटेड 100 लोग हैं, ये आगे स्टडी जैसे चलती गई वैसे वैसे इन्होंने अपने नंबर्स क्या कर दिए, डिक्रीज कर दिए। आपके पास में 80 बचे, फिर आपके पास में 70 लोग बचे, फिर 50 बचे। मतलब जो आपने सब्जेक्ट रिक्रूट किया था वो डिक्लाइन हो रहा है ड्यूरिंग द कोर्स। इस टर्मिनोलॉजी को आप क्या कहोगे, वेरिएबिलिटी, हेटेरोजेनेसिस, जेनेटिक, होमोजेनिटी, या फिर एट्रिएशन, इसे हम क्या कहेंगे। तो देखिए इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसको हम क्या कहते हैं, एट्रिशन। एट्रिशन का अगर आपको सिंपल वर्ड के अंदर, सिंपल लाइन के अंदर आपको इसका अगर मीनिंग देखना है, इसका मतलब होता है प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ डाटा इन रिसर्च। डाटा कह दो या फिर कह दो सब्जेक्ट इन रिसर्च। तो ये जो अभी एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं ये केजीएमयू के लिए है। ठीक है, केजीएमयू के अंदर एमसीक्यू आ सकता है, आपको 1-2 एमसीक्यू प्री के अंदर, एम्स प्री के अंदर भी आपको रिसर्च मैनेजमेंट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे और अपने ये जो एमसीक्यू है सारे के सारे एम्स के एमसीक्यू है। तो एम्स जो है वो रिसर्च मैनेजमेंट के एमसीक्यू मैंने देखा बहुत बार वो रिपीट करता है। ठीक है, तो थोड़ा सही से यहाँ पे फोकस करके आप समझ लेना एक बार। इसको हम क्या कहेंगे, एट्रिशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, इंट्रावेनियस कैथेटर 14 गोल्स कैन बी आइडेंटिफाइड विथ कलर कोड। ठीक है, कौन से कलर कोड के साथ में अपन 14 गर्ल्स के कैनोले को अपन आइडेंटिफाई करते हैं, बार बार आता है एमसीक्यू। ठीक है, आई थिंक अब तो सबके करेक्ट होने लग गया होगा। आंसर क्या है, ऑरेंज, ग्रे, ग्रीन या येलो। तो देखिए 14 गोल्स का जो अपना इंट्रावेनियस कैथेटर रहता है उसका यहाँ पे क्या कलर कोड रहता है, तो वो रहता है ऑरेंज। ठीक है, 14 गोज से लेके अपन 26 गोज तक अपन यहाँ पे काम में लेते हैं कैनुलास। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं गोज की। सबसे यहाँ लिख लिख देते हैं 14, 16, 17, 18, 22, 24 और 26। तो 14 नंबर का जो रहता है वो क्या रहता है, ऑरेंज। 16 नंबर का क्या रहता है, ग्रे। 17 नंबर का क्या होता है, व्हाइट। 18 नंबर का क्या रहता है, ग्रीन। 22 का क्या रहता है, ब्लू। 24 का क्या रहता है, येलो।
26 का क्या रहता है, वॉयलेट। तो इसके लिए एक नोमिक है जो मैंने जिस तरीके से मुझे याद, मैं जब पढ़ता था मैंने याद किया था इसको। तो क्या करता था, ओ जी डब्ल्यू जी बी वाई वी। ठीक है, जैसे हमारे घर में जो मदर्स वगैरह रहती है वो अपने हस्बैंड को किस नाम से बोलते हैं, जैसे ओ जी, ठीक है, ओ जी सुनिए जी, ठीक है। तो अपने को किसको काम में लेना है, ओ जी को काम में लेना है, ठीक है। बाकी कोई डब्ल्यू जी होगा उनका, ओ जी का कोई डब्ल्यू जी होगा, लाइक उसके पीछे भी जी लगाते हैं, तो कोई डब्ल्यू नाम से होगा, उसका किसी नाम का डब्ल्यू स्पेलिंग से शुरू होता होगा उसका, ठीक है। फिर उसकी क्या है, वो बीवी है, ठीक है, और वी लास्ट में आपको आराम से याद रह जाएगा। सबका अपना अपना हो सकता है आप इसे याद करो, आप अपना खुद का भी बना सकते हो, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे। बट मुझे इसमें याद करने में और आगे एमसीक्यू सॉल्व करने में कभी मेरे से गलती नहीं हुई। ओ जी डब्ल्यू जी बी वी वाई, ठीक है। बीवी तो सबको पता ही होती है, बीवी कैसे बोलती है अपने हस्बैंड को, ओ जी से बोलती है, और हस्बैंड का नाम क्या था, वी जी, ठीक है, डब्ल्यू जी। तो सबका अपना अपना याद रखने का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, क्या, फ्लो रेट के बारे में। तो ऑरेंज कलर से नेक्स्ट एमसीक्यू जो बनेगा वो बनता है फ्लो रेट का। तो वो कितना होता है, 482 सॉरी 282 260 ml/मिनट। ये ध्यान में रखना। आगे इनका जो ये मीनिंग रहता है, जो ये अपने मानक रहता है, ये हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि एमसीक्यू अपन आते हुए भी गलत कर देंगे अगर हमें ये नहीं पता होगा तो। इसका कितना होता है ग्रे का, 180 तक। वाइट का कितना होता है, 125। ग्रीन का कितना होता है, 90। इसका कितना होता है, 60। इसका कितना होगा, 20। और इसका कितना होता है, 13 ml/मिनट। तो ये एमसीक्यू अपने कलर कोड कैनुलाज के। नेक्स्ट एमसीक्यू, इमरजेंसी के अंदर अगर ऑप्शन ग्रीन भी दे रखा है और आपको व्हाइट भी दे रखा है, तो आपको व्हाइट को ज़्यादा अपन यहाँ पे प्रायोरिटी लेते हैं। व्हाइट से भी सॉरी 16 नंबर दे रखा, 18 नंबर दे रखा, तो आपको इमरजेंसी सेटिंग्स के अंदर 16 नंबर का ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। 18 नंबर से आप क्या करते हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो। मगर इमरजेंसी में आपको मैसिव फ्लूइड लगाना है, अगर आपके पास में दोनों ही कैनुलाज उपलब्ध है, ग्रीन कलर का और ग्रे कलर का, ठीक है, तो आप ज़्यादा किसको प्रायोरिटी दोगे, ग्रे वाले को, 16 नंबर वाले को आप प्रायोरिटी ज़्यादा दोगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, Which one of the following anti-tuberculosis drug cannot be given during pregnancy? कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को हम प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देते हैं, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल, स्टेप्टोमाइसिन या फिर आइसोनियाजिड। तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेप्टोमाइसिन, ठीक है। स्टेप्टोमाइसिन को हम कभी भी यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी को अपन यहाँ पे नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, अगर प्रेग्नेंट लेडी को हम ये देंगे तो यहाँ पे किस में देखने को, परमानेंट डीपनेस देखने को मिलेगा बेबी के अंदर। इसलिए आप क्या करोगे, प्रेग्नेंट लेडी को अवॉइड करना है। कैनॉट बी गिवन पूछा है आपको, नहीं देना है, मतलब प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से कुछ और एमसीक्यूज बनेंगे, आपको मैं कुछ आप और ड्रग्स का नाम बता रहा हूँ जो यहाँ पे प्रेगनेंसी के अंदर हमें क्या करनी है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हुए चलना है हमें, ठीक है। एमसीक्यूज भी बनेंगे उससे, ठीक है। तो देखिए, सेफ इन प्रेगनेंसी, सबसे पहला एमसीक्यू, सेफ इन प्रेगनेंसी। बात किसकी कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स की। स्टेप्टोमाइसिन भी क्या है, एंटीबायोटिक है। तो अपन यहाँ पे एंटीबायोटिक की बात करेंगे, तो सबसे पहली कौन सी आएगी, सिफेलोस्पोरिन। इसके बाद में पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्लिंडामाइसिन। नेक्स्ट, ठीक है, ये सेफ मानी जाती है प्रेगनेंसी के अंदर। अवॉइड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड बात, सेकंड एमसीक्यू बनेगा तो अवॉइड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। यहाँ पे कौन सी ड्रग को अवॉइड करना, मेट्रोनिडाजोल को। नेक्स्ट एमसीक्यू, कॉन्ट्रा इंडिकेट इन प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे कौन सी आएगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन।
क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेट करनी है? क्योंकि ये क्या करती है, ऑटोटॉक्सिसिटी। सेकंड, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। इसके बाद में देखिए टेट्रासाइक्लिन, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगी ये, ठीक है। और क्विनिलोन्स, जो फ्लोरोक्विनिलोन्स वाली कैटेगरी की ड्रग्स है वो यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेट मान के चलना है हमें। प्रेगनेंसी के अंदर एमसीक्यू आए तो आपको करेक्ट कर देना है। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर कौन सी अवॉइड करोगे? तो यहाँ पे कौन सी आती है, सल्फोनामाइड। इसके बाद में नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे अपने इसी टॉपिक से रिलेटेड, लाइक जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन का बताया, तो बाकी और भी ड्रग्स होती है, ठीक है। तो एक साथ ही पढ़ लिया जाए उनको, तो थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा आसानी रहेगी हमें याद करने में। नेक्स्ट एमसीक्यू, 2 days आफ्टर हैविंग ए सिजेरियन बर्थ, ठीक है। एक क्लाइंट है जिसको सिजेरियन बर्थ हुआ था, उसके 2 दिन बाद में क्लाइंट कंप्लेंट्स कर रहा है, कंप्लेंट्स ऑफ पेन इन द राइट लेग, राइट लेग में उसको पेन फील हो रहा है। व्हाट शुड बी द नर्सेज इनिशियल रेस्पॉन्स, यहाँ पे नर्स का इनिशियल रेस्पॉन्स क्या रहेगा? आफ्टर 2 days ऑफ सिजेरियन बर्थ, यहाँ पे क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है कि उसके राइट लेग में पेन है, तो नर्स का यहाँ पे इनिशियल रेस्पॉन्स क्या रहेगा ऑप्शंस में से? यह आपका सीक्वेंस बेस्ड एमसीक्यूज के अंदर आ जाएगा, प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू। इसके अंदर वो 2-3 लाइन और ऐड कर देंगे एम्स वाले, बोलेंगे कि भाई आप एक सिजेरियन वार्ड में काम करते हो, आप ये देख रहे हो अभी 2 दिन हुए हैं, सिजेरियन बर्थ हुआ है, बच्चा ठीक है, उसके मदर भी ठीक है, मगर मदर को क्या हो रहा है, काल्फ मसल में पेन हो रहा है, राइट लेग में पेन हो रहा है। अभी आप एज ए नर्स वहाँ पे आपका क्या रोल रहेगा? ऑप्शन देखिए, अप्लाई वार्म सोक्स, आप वार्म सोक्स को अप्लाई करोगे वहाँ पर। मसाज द अफेक्टेड एरिया, अफेक्टेड एरिया में आपको मसाज करनी है। एनकरेज एम्बुलेशन एंड एक्सरसाइज, आपको एम्बुलेशन को एनकरेज करना है, या फिर आपको एक्सरसाइज को उसको चलने के लिए कहना है, या फिर मेंटेन बेड रेस्ट एंड नोटिफाई द प्रैक्टिशनर्स, बेड रेस्ट मेंटेन करना है, साथ में जो वहाँ पे हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है उसको आपको इन्फॉर्म करना है, नोटिफाई करना है। तो देखिए, जब इस प्रकार की कोई क्लाइंट आपके पास में रहती है और उसको क्या हुआ है, सिजेरियन सेक्शन वहाँ पे किया गया है, तो देखो जब कभी सिजेरियन सेक्शन करते हैं तो क्या अपन करते हैं, एनेस्थेसिया अपन वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। तो जब हम एनेस्थेसिया दे रहे होते हैं तब क्या हो सकता है, नर्व इरिटेशन और इंजरी हो सकती है इसकी वजह से। नर्व इरिटेशन और इंजरी, ठीक है। एनेस्थेसिया कौन सा होता है, ये स्पाइनल एनेस्थेसिया। इस इंजरी की वजह से पेशेंट के जो लेग के अंदर है वो पेन देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। सब लोग वहां पहुंच गए होंगे डीवीटी के अंदर, आई थिंक सब लोगों ने उधर सोच लिया होगा, हो सकता है डीवीटी है, बस आप तो नोटिफाई कर दो। हर जगह डीवीटी नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे तो बस 2 दिन बाद की बात है, ठीक है। तो लेग पेन यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, बस उसको बोलना है कि आप बेड रेस्ट कीजिए, और आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस नर्स को बता देना है, ठीक है। एज ए नर्स आप इससे बेस्ट इस पॉइंट पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो अगर इंजरी से अगर पेन हुआ है तो वो अपने आप से बेड रेस्ट से ठीक हो जाएगा जब वापस हीलिंग होगी वहाँ पे, तो ठीक है। और बाकी आपको अगर वो भी लगता है कि हाँ भाई डीवीटी की वजह से पेन हो रहा है, तो वो उसके लिए भी आप सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्म ही करना पड़ेगा प्रैक्टिशनर को, ठीक है। अगर ऑप्शन में हमेशा ऐसा दे रखा होता है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली, अगर आपको पता है लाइक जैसे ये, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको आंसर मानना है, बट कब मानना है, जब आप सिनेरियो देखो सारे एमसीक्यूज के। मगर देखो एक एमसीक्यू और बनता है, इससे ब्लड चढ़ाया और क्या हो गई, रिएक्शन हो गई, अब क्या करोगे, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो यहाँ पे आपको हेल्थ केयर को नोटिफाई नहीं करना है, सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन आपको स्टॉप करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको नोटिफाई करना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, एनएस स्टार्ट कर देना है, ताकि जो वहाँ पे वेन के अंदर क्लोट ना हो,
ठीक है। तो ये होता है सीक्वेंस बेस्ड आपका पैटर्न एग्जाम एमसीक्यूज का। जो आपसे पूछेगा भाई सारे ऑप्शन ही हो सकता है यहाँ पे करेक्ट हो। देखो, अप्लाई वार्म सोक्स अप्लाई कर सकते हैं, एंकरेज कर सकते हैं एम्बुलेशन के लिए, एक्सरसाइज के लिए एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, मगर आपका बेस्ट आंसर आपको चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू। फॉर डिटरमाइनिंग द सीरम लिथियम द ब्लड स्पेसिमेन टू बी ऑब्टेन्ड। सीरम लिथियम आपको डिटरमाइन करना है, पता लगाना है, असेस करना है, तो आपको ब्लड स्पेसिमेन कब ऑब्टेन करना होगा पेशेंट से, कब लेना होगा ब्लड स्पेसिमेन, तब आपको बेस्ट एंड करेक्ट सीरम लिथियम लेवल पता लगेगा। आफ्टरनून में, बिफोर लंच, बिफोर ब्रेकफास्ट, या फिर बिफोर बेड टाइम, कौन से टाइम पे जो है सीरम लिथियम लेवल डिटरमाइन एकदम एररलेस होगा, अच्छा आपका सीरम लिथियम लेवल पता लगेगा। क्या रहेगा आंसर? बार बार पूछा जाता है, लिथियम एक इम्पोर्टेंट ड्रग है, लिथियम डिजॉक्सिन, मैग्नीशियम सल्फेट, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एआरटी ड्रग, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, और अपनी एंटीबायोटिक्स वगैरह, ठीक है, जो अपना पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स वगैरह है, एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है, इनके साइड इफेक्ट, इनके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और इनके अगर प्रेग्नेंट लेडी को दे रहे हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट बच्चे में हो सकते हैं, प्रेगनेंसी में देना है नहीं देना है, ये सब चीज़ आप जरूर पढ़ के जाना। अगर फार्मा में से एमसीक्यू बनेगा तो इन्हीं टॉपिक्स में से ज़्यादा पूछे जाते हैं एमसीक्यू, तो ये ध्यान में रखना। बाकी की डिजीज वाइज तो अपन पढ़ते ही हैं, जैसे मैंने अभी आपको हाइड्रोसिफेलिस पढ़ाया तो उसमें एसिटोजोलामाइड देते हैं, तो ये तो आपको ध्यान में रखना है। ये तो आप एमएसएन के साथ साथ में आपकी फार्मा हो ही रही है, मगर आपको और अलग से फार्मा की आपको तैयारी करनी है तो ये कुछ 6-7 कैटेगरी की ड्रग्स है, इनको जरूर पढ़ के जाना एग्जाम में। तो देखिए, जब कभी भी लिथियम का आपको टेस्ट करना होता है तो टेस्ट करना कब होता है, इसका एक और आंसर बनता है, ये बनता है 12 आवर आफ्टर लास्ट डोज। अगर उसने लास्ट डोज बेड टाइम पे ली है तो उसके बाद का 12 आवर कहाँ पे आएगा? मॉर्निंग में। मॉर्निंग भी कौन सी? अर्ली मॉर्निंग। तो ये टाइम रहता है, बेस्ट रहता है सीरम लिथियम लेवल का पता लगाने के लिए। तो अर्ली मॉर्निंग कब होगी? बिफोर द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट अगर 8-9 बजे करता है तो आप 6-7 बजे उसका लिथियम का लेवल पता लगा सकते हैं, और वो एकदम परफेक्ट आपका बॉडी के अंदर लिथियम पता लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये रिकमेंड किया जाता है कि 12 घंटे बाद में, लास्ट डोज के 12 घंटे बाद में हमें टेस्ट करना चाहिए। ये तो बेस्ट आंसर है, इसका तो कोई है ही नहीं दूसरा तोड़, ठीक है। बट ये आंसर में अपने नहीं है तो क्या रहेगा? अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, क्योंकि बेड टाइम तो अपन हर पेशेंट में अपन देते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना, एमसीक्यू पूछा रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एडवर्स इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रोनिक यूज ऑफ एंटीसाइकोटिक्स। क्रोनिक यूज कर रहे हैं अपन एंटीसाइकोटिक्स का, लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं, तो कौन सा एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा? पार्किंसन ट्रेमर, डायबिटिक इंसिपिडस, न्यूरोजेनिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, या फिर टार्डिव डिस्काइनेशिया। क्या रहेगा अपना आंसर? तो देखिए, लंबे टाइम तक जब हम एंटीसाइकोटिक ड्रग लेते हैं तो एडवर्स इफेक्ट में क्या देखने को मिलता है? ईपीएस, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है आपको? टार्डिव डिस्काइनेशिया, तो ईपीएस के अंदर यही आपको देखने को मिलेगा। और न्यूरोमस्कुलर मैलिग्नेंट सिंड्रोम भी देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है, मगर इससे पहले आपको क्या देखने को मिल जाएगा? टार्डिव डिस्काइनेशिया, ये तो एकदम लास्ट में देखने को मिलता है। एनएमएस, जिसको आप एनएमएस भी कहते हैं। तो देखो, टार्डिव डिस्काइनेशिया के अंदर क्या होता है? फेशियल एंड टंग मूवमेंट, इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। फेशियल एंड टंग मूवमेंट, स्टिफ नेक इसके साथ में,
डिफिकल्ट स्वेलोइंग, ठीक है, लंबे टाइम तक जो लेगा उसको क्या होगा, टार्डियो डिस्काइनेसिया के सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। और एक किससे सबसे ज्यादा किससे होता है, मैक्सिमम ईपीएस किससे देखने को मिलता है, हेलोपेरिडोल, जो एक प्रकार की क्या होती है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक। बेंजट्रोफिन, इसके ईपीएस कम करने के लिए अपन फिर आप में बेंजट्रोफिन उसको देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ईपीएस के अंदर और क्या देखने को मिलता है, पार्किंसन ट्रेमर भी देखने को मिलता है। तो पार्किंसन ट्रेमर में क्या होता है, सप्लिंग गेट देखने को मिलता है, रिजिडिटी देखने को मिलती है, ठीक है। डायबिटिक मेलिटस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, सॉरी, डायबिटिक इंसिपिडस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। क्या देखने को मिलता है, डायबिटिक मेलिटस के सिम्टम्स जरूर आते हैं पेशेंट के अंदर, ग्लूकोज लेवल बढ़ाती है, मगर इंसिपिडस जो है वो यहाँ पे कभी नहीं होता है इस कंडीशन में। लास्ट जो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है, ये तो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, फैटल कंडीशन है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, हाई फीवर, इंक्रीज हार्ट रेट, स्वेटिंग और मसल रिजिडिटी, इस प्रकार के साइन आएंगे किसमें, न्यूरोमस्कुलर मैलिग्नेंट सिंड्रोम में। तो इसको तो अर्लीस्ट आपको ट्रीट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है प्रीवियस क्लासेस के अंदर, अच्छे से मैंने आपको लिथियम भी पढ़ाया, डिजोक्सिन भी पढ़ाया, मैग्नीशियम सल्फेट की ड्रग भी पढ़ाई है, एंटी कैंसर ड्रग भी पढ़ाई है, एआरटी भी मैंने कंप्लीट पढ़ाई है, ठीक है। आपको थंबनेल में लिखा हुआ मिल जाएगा अगर आपको वो सब चीज़ें पढ़नी है। और मैंने उन पे एमसीक्यूज भी सोल्व कराए हैं, एक एमसीक्यू के अंदर जिस प्रकार से मैं 5-6 एमसीक्यू बताता हूँ, उस प्रकार से मैंने आपको सारे एमसीक्यूज बता रखे हैं। तो आप प्रीवियस क्लासेस को मेरे जाके देख सकते हो, मैंने सारे के सारे वही एमसीक्यू बताए हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कोई भी ऐसा रैंडम एमसीक्यू मैं सोल्व यहाँ पे करवाता ही नहीं हूँ कभी भी। जो अभी तो चलो एग्जाम का टाइम है तो मैं तो सीरियसली वही कराता हूँ, अपना एम्स का पेपर सोल्व करवा रहा हूँ अभी तो मैं। बट अगर एग्जाम टाइम में नहीं भी रहता है तब भी अपनी क्लासेस रहती है तो उनमें भी मैं एम्स में या फिर अदर किसी एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू ही सोल्व करवाता हूँ। मैं कभी भी ऐसे डायरेक्ट किसी पीआर आधा उठा के उसके एमसीक्यू सोल्व नहीं करवाता, कभी भी ऐसे कोई और दूसरी नोटबुक आपकी जो गाइड रहती है डायरेक्ट मैं सोल्व नहीं करवाता। जो पूछे गए एमसीक्यू है वही अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं, क्योंकि उनकी आने की प्रोबेबिलिटी बाकी एमसीक्यूज के आने की प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा होती है। या तो वो एमसीक्यू आपको डिट्टो पूछ लिए जाएंगे या फिर उन एमसीक्यूज के टॉपिक्स में से आपको और एमसीक्यू नए बन जाएंगे। लाइक वो एमसीक्यू सपोज करो प्री एग्जाम से आपको एमसीक्यू बना था लास्ट टाइम, तो वो एमसीक्यू सोल्व कराऊंगा, साथ में आपको प्री एग्जाम से पढ़ा दूंगा, उसके अंदर से और क्या एमसीक्यू बने हुए हैं या बन सकते हैं वो भी मैं आपको सब बता देता हूँ। तो अपना एक तरीके से रैपिड रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट एमसीक्यू, a client with schizophrenia is receiving chlorpromazine 40 mg twice a day, एन एडवर्स साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन इज, इसका एडवर्स साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, क्लोरप्रोमाजिन वो ले रहा है ट्वाइस ए डे ले रहा है 400 mg, इसका एडवर्स इफेक्ट पूछा आपको मेडिकेशन का, फोटो सेंसिटिविटी, एलिवेटेड टेम्परेचर, वेट गेन या फिर एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। तो ये देख लो, सबसे पहले तो ले कहाँ पे रहा है, सिजोफ्रेनिया वाले कंडीशन के अंदर अपन क्लोरप्रोमाजिन भी अपन देते हैं ड्रग। तो ये ड्रग करेगी क्या, ये क्या करती है, ये करती है ब्लॉक पोस्ट सिनेप्टिक D2 डोपामिन रिसेप्टर को। फर्स्ट एमसीक्यू, मैकेनिज्म एक्शन क्या रहता है इसका, अब जब डोपामिन रिसेप्टर का ब्लॉकेज रहता है, इट अफेक्ट, अब क्या हो जाएगा, ये अफेक्ट करती है किसको, हाइपोथैलेमिक थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म। इसलिए ये क्या करती है, टेम्परेचर को इलेवेट करती है, ठीक है। क्लोरप्रोमाजिन अगर सिजोफ्रेनिया में अपन देते हैं ट्वाइस ए डे देते हैं 400 mg, तो क्लाइंट का जो टेम्परेचर है वो आपको बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है यहाँ पे। बाकी के यहाँ पे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, सेडेशन, हाइपोटेंशन, और अगर आप इसको आईएम यूज करते हैं, ये तो टैबलेट फॉर्म में दे रहे हैं, अगर हम इसको आईएम यूज करते हैं तो आईएम से आपको क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन। क्लोरप्रोमाजिन के बारे में
ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। फ्रीक्वेंट विजुअल एग्जामिनेशन इज सजेस्टेड फॉर ए पेशेंट ऑन, ठीक है, फ्रीक्वेंट विजुअल एग्जामिनेशन हम कब सजेस्ट करेंगे, जब पेशेंट किस पे हो, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, इथाम्बुटोल या फिर डेप्सोन। क्या रहेगा अपना आंसर? देखिए, एक ड्रग होती है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, थेरेपी के अंदर एक ड्रग होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इथाम्बुटोल। ये ड्रग क्या करती है, ओक्यूलर टॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी नहीं लिखा है मैंने, मैंने लिखा है ओक्यूलर टॉक्सिसिटी। ओक्यूलर का मतलब क्या हो गया, आई के अंदर एक टॉक्सिसिटी कोज करती है या फिर आई को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो कलर डिस्क्रिमिनेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज। और कलर डिस्क्रिमिनेशन वो भी किसका, रेड एंड ग्रीन कलर का। तो इसलिए इसको क्या करना है, चिल्ड्रंस के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखा जाता है। क्योंकि चिल्ड्रंस को वैसे भी हम सिखाते हैं कि भाई रेड कलर का मतलब ये होता है, ग्रीन कलर का मतलब ये होता है, ट्रैफिक रूल्स हम बताते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो अगर वो चिल्ड्रंस को दे दिया, बच्चे को दे दिया, न्यूबॉर्न को दे दिया, तो उसके अंदर तो वो तो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये रेड कलर है, ग्रीन कलर है। इसलिए चिल्ड्रंस के अंदर हमें अवॉइड करना है। ठीक है, एमसीक्यू बनेगा, सेकंड एमसीक्यू बनेगा, थर्ड एमसीक्यू बनता है, फोर्थ एमसीक्यू बनता है, इथाम्बुटोल ड्रग यहाँ पे एमसीक्यू से भरमार है इथाम्बुटोल ड्रग के अंदर। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी अब कंप्लीट आपको याद होनी चाहिए, साथ साथ में इसकी डोजेज पता होनी चाहिए, साथ साथ में डोट्स प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए, डोट्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग को किस किस के साथ में लिया जाता है, कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया डोट्स को, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, ठीक है, कैटेगरी एक्स वगैरह। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। रिफाम्बिसिन तो क्या करता है, रेडिश बॉडी सिक्रेशन, या फिर आप कर दो यूरिन सिक्रेशन। नेक्स्ट देखिए, आइसोनियाजिड है, ये क्या करता है, न्यूरोपैथी, वो भी कौन सी, पेरीफेरल। अपन क्या देते हैं इसके साथ में, विटामिन बी 6 पायरिडोक्सिन साथ में देते हैं ताकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी से बचाया जा सके। अगर नॉर्मली अगर किसी पर्सन के पैर सुन पड़ जाते हैं, ठीक है, सब अपन लोग जैसे बैठते हैं नीचे जमीन पे बैठते हैं, तो हो सकता है पैर सुन पड़ते हैं, तो अपने में विटामिन बी 6 की 100% कमी मिलेगी। अगर जिनमें ये सब चीज़ देखने का मिल रहा है तो आप विटामिन बी 6 लीजिए। मैं तो कहता हूँ बी कॉम्प्लेक्स आपके काफ़ी ज़्यादा, इनको तो एसेंशियल विटामिन के अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा वो तवज्जो मिलनी चाहिए, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स आपके ब्रेन के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना, जितने आपके बाकी के विटामिन नहीं होंगे, जितने आपके ब्रेन के फंक्शंस के लिए बी कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहता हूँ कि हर स्टूडेंट को अपनी लाइफ में, अगर आपको आपका ब्रेन हेल्दी रखना है, अच्छा रखना है, आपकी हेल्थ अच्छी रखनी है, तो आपका बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन आपके बॉडी में अच्छे होने चाहिए। मैं तो बोलता हूँ सारे होने चाहिए, मगर बी कॉम्प्लेक्स तो होना ही चाहिए विटामिन अच्छा। विटामिन डी अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, बोन वीक रहेगी, ठीक है, काम चला लेंगे, ठीक है भाई, थोड़ा गिरने करने से बचेंगे। मगर विटामिन बी अगर ढंग से काम में अगर डिक्रीज है तो आपका ब्रेन सही से फंक्शन नहीं करेगा, तो फिर क्या करोगे बोन को बचा के। चलिए, नेक्स्ट जो ड्रग है डेप्सोन, ये अपन किस में देते हैं, लेप्रोसी के अंदर। तो डेप्सोन से आपको क्या देखने को मिल सकता है, टिनाइटिस। जबकि आपके विजुअल एग्जामिनेशन में यहाँ पे फर्क पड़ता है, मगर इतना ज़्यादा नहीं जितना इथाम्बुटोल से पड़ता है। डेप्सोन भी विजुअल आपके अफेक्ट करती है विजन को, मगर इथाम्बुटोल ज़्यादा करती है। तो अपना आंसर क्या रहेगा करेक्ट, इथाम्बुटोल, ठीक है। डेप्सोन का तो आई डोंट थिंक कि भाई ज़्यादा बच्चों को पता है, तो डेप्सोन का तो कोई सोचेगा भी नहीं कि डेप्सोन भी करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आइसोनियाजिड की जगह यहाँ पे आप स्ट्रेप्टोमाइसिन डाल देते, फिर अगर आपसे एमसीक्यू पूछते तो हो सकता है कि भाई कोई बच्चा फिर भी डेप्सोन आंसर कर पाए। तो डेप्सोन भी विजुअल आपके प्रॉब्लम करती है, मगर इथाम्बुटोल ज़्यादा करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, एस्प्रिट डेकोप्स रेफर्स टू, एस्प्रिट डेकोप्स का मीनिंग क्या होता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ बिलोंगिंग या फिर सेंस ऑफ मोरालिटी। एस्प्रिट डेकोप्स का मीनिंग क्या है?
तो देखिए एस्पिरिट डेकोप्स जो प्रिंसिपल है आप सभी पढ़ते हो मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल किसने दिए थे? तो फैयोल ने। कितने प्रिंसिपल दिए थे? 14 प्रिंसिपल दिए थे, उसमें से एक प्रिंसिपल कौन सा है? एस्पिरिट डेकोप्स। कि भाई अच्छे से अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो आपके अंदर क्या रहना चाहिए? एस्पिरिट डेकोप्स रहना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेंस ऑफ बिलोंगिंग। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आपकी जो यूनिट है उसके अंदर, या फिर आपकी जो स्टाफ है उनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगा, तब आप मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओगे।